ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के 17वें दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट बंद। ड्रोन हमले के बाद लगी आग। ईरान ने खारिज किया अमेरिकी दावा, कहा ना युद्ध विराम की मांग ना ही बातचीत। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों पर मतदान आज। उड़ीसा और हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग के भय से सभी पक्ष अपने विधायकों को सुरक्षित जगहों पर ले गए हैं। आज शाम 5 बजे आएंगे नतीजे। लखनऊ में सीएम योगी देंगे सौगात। 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 900 करोड़ रुपए भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहेंगे मौजूद। असम चुनाव में झारखंड कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी। पार्टी ने 9 दिग्गजों को सौंपी प्रचार की कमान। मुस्लिम समुदाय को आपत्तिजनक बयान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दाखिल याचिका। नीतीश राणे, अजीत डोभाल के बयानों का जिक्र। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट बंद। ड्रोन हमले के बाद लगी आग। जंग के बीच यूएई में 19 भारतीय गिरफ्तार। न युद्ध विराम की मांग और न ही बातचीत, बोला ईरान। ईरान ने खारिज किया युद्ध विराम का अमेरिकी दावा। हॉर्मुज पर ट्रंप की उम्मीदों को झटका। जापान, ऑस्ट्रेलिया का साफ इंकार। साउथ कोरिया बोला सोचेंगे। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि ईरान युद्ध विराम चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ना तो कभी सीजफायर मांगा है और ना ही किसी तरह की बातचीत की मांग की है। ट्रंप ने नाटो को तगड़ी वार्निंग देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नाटो के सहयोगी देश ईरान के मामले में और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट खेलने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नाटो का बहुत बुरा भविष्य होगा। ट्रंप ने कहा अगर कोई रिस्पांस नहीं आया तो नेगेटिव रिस्पांस आया तो नाटो के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने यूक्रेन में नाटो की मदद का हवाला दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ सपोर्ट किया, अब मदद की बारी उनकी है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक ईंधन टैंक के पास आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने सफलतापूर्वक इस पर काबू पा लिया। मीडिया ऑफिस के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में ईरानी धमकियों के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देश से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की थी। दुनिया के 20% तेल की आवाजाही के लिए जरूरी इस समुद्री रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति आर पार के मूड में है और बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से देश हमारे अनुरोध को ठुकराते हैं और हमारी मदद के लिए युद्धपोत नहीं भेजा जाता है। इस बीच बता दें कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की तक ने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से लगभग इंकार कर दिया है। हॉर्मुज को लेकर ईरान की धमकियों के बीच ट्रंप ने कई देशों से युद्धपोत भेजने का आह्वान बीते दिनों किया। इस बीच एयरफोर्स 1 में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह हॉर्मुज की निगरानी के लिए अन्य देशों से सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 देशों से बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ क्षेत्र स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर वोटिंग। उड़ीसा और हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से विधायकों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। बिहार में एआईएमआईएम के रुख ने विपक्षी महागठबंधन को उलझाया।
आपको बता दें, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जिसके लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में एआईएमआईएम के रुख ने विपक्षी महागठबंधन को उलझा दिया है, जबकि आईआईपी और कुछ कांग्रेस विधायकों के राजग के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने के संकेत है। ओडिशा और हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग के भय से सभी पक्ष अपने विधायकों को सुरक्षित जगहों पर ले गए हैं। बिहार में 5वीं सीट के लिए भाजपा के शिवेश राम और राजद के एजी सिंह के बीच मुकाबला है। राजद को 3 अतिरिक्त मतों की जरूरत है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक के समर्थन की अनिवार्य जरूरत है। हरियाणा में दूसरी सीट पर खींचतान है, जहां कांग्रेस एकजुट रही तो उसे जीत मिल सकती है। ओडिशा में भाजपा ने बीजेपी के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के अनुसार मिश्रा ने बीजू नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन से अपने संबंध का खुलासा नहीं किया है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज 11 सीटों पर वोटिंग होनी है बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बिहार से 5 सीटें हैं, उड़ीसा से 4 सीटें और हरियाणा से 2 सीटें हैं। 37 में से कुल 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और अब सारा ध्यान उन 11 सीटों पर, जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। इन सीटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 5वीं सीट के लिए बिहार से जो है एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह के बीच सीधी टक्कर है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ओडिशा में भी 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं, जबकि हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार हैं। बिहार में आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में रखा था, इसमें मुद्दे पर विवाद हुआ था और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि आरजेडी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। जबकि आरजेडी का कहना है कि क्रॉस वेटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। तो ऐसे में बिहार का जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है वो काफी दिलचस्प हो गया है और हो सकता है कि इसके नतीजे जो है बहुत बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में जाएं। जी, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी देंगे सौगात, 90,000 लोगों के बैंक खाते में आज भेजेंगे 900 करोड़। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 900 करोड़ रुपए भेजेंगे। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सहित कई कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में लखनऊ और अयोध्या मंडल के लगभग 1500 लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के हजारों लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 20 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे और फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज और देवरिया के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास प्रदान करना है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज सीएम योगी बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। लखनऊ में 90,000 लोगों के बैंक खातों में आज 900 करोड़ रुपए भेजने वाले हैं। शहरी आवास जो है शहरी अंतर्गत करीब 900 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर करेंगे और 90,000 लाभार्थी देंगे, जिनको ये किया जाएगा। यह कार्यक्रम लखनऊ में शुरू होगा
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 900 करोड़ रुपए भेजेंगे और यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां असम चुनाव में झारखंड कांग्रेस नेता तैनात। झारखंड प्रभारी ने जारी किया पत्र, 9 वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी के प्रचार अभियान को गति देने की जिम्मेदारी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार और संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी दी है। इनमें सांसद सुखदेव भगत और मंत्री दीपिका पांडे सिंह व शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई नेता शामिल हैं। आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी की शीर्ष इकाई ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इन नेताओं को असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने का दायित्व दिया गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नेताओं को असम के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। जिन नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है उनमें लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत, झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री शिल्पी नेता तिर्की प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार अभियान को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के नेताओं का अनुभव है और संगठनात्मक क्षमता असम चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार असम विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने देश के विभिन्न राज्यों के अनुभवी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी है ताकि चुनावी रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके। इसी रणनीति के तहत झारखंड के नेताओं को भी अहम भूमिका सौंपी गई है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, रैलियां प्रदर्शन करने के लिए तैयारियां जो चुनाव की दी गई हैं, कमान सौंपी गई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, जो 5 जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आगामी 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें एक जो बंगाल जो है वो झारखंड का बिल्कुल सटा हुआ इलाका है जी। तो बंगाल का बिल्कुल सटा हुआ इलाका, इसीलिए जो कांग्रेस के जो आला कमान है या कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने चुनाव घोषणा से पहले ही वो अपने जो है जिला पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए थे। उसमें केसी वेणुगोपालन जो राष्ट्रीय जो इनके महासचिव है, उन्होंने एक लेटर जारी किया था और जो है लगभग झारखंड से 20 लोगों को ये ऑब्जर्वर बनाया गया है कि वहां के तमाम जो जिले हैं या उन जो जिले हैं जिस पर कि झारखंड का कमोबेश प्रभाव रहता है, उन जिलों में झारखंड के नेताओं को उसमें प्राथमिकता दी गई है। कुछ गौर करने वाली बात है कि जो कुछ सांसद हैं, जो वरीय सांसद हैं या जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं या जो सांसद रह चुके हैं, उनको रखा गया है और तमाम जितने जो कांग्रेस कोटे के जो झारखंड में जो विधायक हैं उनको भी जो है वो जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। देखने वाली बात जो वो होगी कि जैसे ये सुबोधकांत सहाय को जो है कोलकाता नॉर्थ में दिया गया है, धीरज साहू जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कूच बिहार दिया गया है, प्रदीप बालमुचु को जलपाईगुड़ी दिया गया है और जो प्रदेश अध्यक्ष पहले थे राजेश ठाकुर, उनको मुर्शिदाबाद की कमान संभालने के लिए दिया गया है। विधायक में राजेश कच्छप को नॉर्थ 24 परगना दिया गया है। जयमंगल जो है बेरमो के जो विधायक हैं वो झारग्राम दिया गया है। श्वेता सिंह जो बोकारो की विधायक है, यानी जो बोकारो से जो बिल्कुल जो सटा हुआ इलाका है वो तुरंत ही बंगाल का इलाका होता है, वहां वो उनको हुगली का दिया गया है। यानी जो देखा जाए तो प्रदीप यादव को बीरभूम का दिया गया है, बन्ना गुप्ता को पुरुलिया का दिया गया है जो पूर्व में झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री थे। यानी जो एडजर्निंग जितने भी झारखंड का जो इलाका है उसमें कांग्रेस के नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप कांग्रेस के वहां प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए और कांग्रेस के लिए एक अच्छा काम कीजिए और लोगों पर बढ़त बनाइए। जी
जी ठीक है, धन्यवाद अजय आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार और संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुस्लिमों पर आपत्तिजनक बयान मामला। मुस्लिम समुदाय को आपत्तिजनक बयान मामले पर होगी सुनवाई। आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नीतीश राणे, अजित डोभाल के बयानों का जिक्र। आपको बता दें, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी की ओर से दायर याचिका में असम, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बयानों का जिक्र किया है। याचिका में मांग की गई है कि संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसे भड़काऊ बयान से रोकने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका में सिंपली ये कहा गया था कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री, यूपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो कैबिनेट के मंत्री हैं, यहाँ तक कि एनएसए जो अजीत डोभाल हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोगों के बीच में वहमनस्य फैले। इसके अलावा जो ये बयान है वो समाज में विघटनकारी हैं, तो ऐसे में जो इस टाइप के बयान दिए जाते हैं, उन बयानों पर रोक लगाई जाए और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे बयान न दें, इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए। जब 16 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी हमें ये लगता है कि ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है जब भी किसी स्टेट में चुनाव आते हैं। तो ऐसे में जो याचिकाएं हैं, वो याचिका दाखिल करने वाले जो लोग हैं, बेसिकली वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय वो अपने हाई कोर्ट में भी जाके अपनी बात रख सकते हैं और हाई कोर्ट भी इनको सुनेगा। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उनकी तरफ से दलील दी गई, क्योंकि हमने जो इसके लिए जो बयान है, उन बयानों को लेके खासतौर से हेमंत बिश्व शर्मा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इस मामले में एफआईआर दाखिल करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट का आने का ये रुख करना पड़ा, क्योंकि इस मामले में जो शिक्षाविद हैं और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल समेत जो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये याचिका की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि क्योंकि आपका ये कहना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बयान देने वाले सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ, यानी कि जो स्पेसिफिक शब्द है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने ये नहीं कहा था, लेकिन अगर हेट स्पीच की बात की जाती है तो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ ही लोगों को टारगेट करके ऐसी पिटीशंस नहीं दाखिल करनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट में जो कोर्ट की टिप्पणी आई, तो जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम अपनी याचिका में संशोधन करेंगे, 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई की जाए। इसके बाद ये याचिका संशोधित करके दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और कोई दिशा निर्देश जारी करेगा नहीं। इसके लिए हमें आज की सुनवाई का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय को आपत्तिजनक बयान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।